अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रतीब कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के लिए भी इंशाअल्लाह ताला दोस्तों खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सोना कब ऊपर जाएगा और उसके साथ साथ सरमायाकारों के लिए एक अलर्ट और मार्केट के अंदर की असल कहानी। दोस्तों ये सवाल मैं आपको बताता चलूँ बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगों का नहीं बल्कि सरमायाकारों का सबसे बड़ा और अहम सवाल है जो इस वक्त मौजूद है सोने की मुसलसल गिरावट की वजह से। ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2026 के आगाज़ में जब सोने की कीमतें पूरी दुनिया में इस वक्त वोलेटिलिटी का शिकार हैं, मुतज़लज़ल हैं, मगर याद रखें कि दिलचस्प सिग्नल जो हैं वो जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल रहे हैं। हम वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स वाले दिलचस्प सिग्नल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने समझने हैं हकायक। हम बात करेंगे हकायक की, मैं आपके सामने पेश करूँगा वो हकायक जो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं। साल 2025 की बात करें तो दोस्तों सोने ने तकरीबन 60 से 65% जो है इसमें एक साल में इजाफा रिकॉर्ड किया है। और साल के आखिरी महीनों की बात करें तो उसमें कई बार रिकॉर्ड लेवल तक सोना पहुंचा भी है और उसके साथ साथ इसने वापसी का सफ़र भी किया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके बाद साल 2026 की शुरुआत में हमने ये चीज़ों को भी नोट किया। मैं आपको बताता चलूँ कौन सी, कि जब 2025 के आखिर में साल के 2025 के आखिर में सोने ने रिकॉर्ड लेवल्स बनाए तो सोने ने 2026 के शुरू में बड़ा ही ज़्यादा जो है उसमें कीमत में इजाफा भी देखा, फिर कमी भी हुई और आज मार्केट जो आप जानते हैं कि 4700 के साथ गिर गई है, आज फिर कम हुआ है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। कल दो दफ़ा, एक दफ़ा पहले मार्केट ने गिरने का इजहार किया, उसके बाद फिर चढ़ने का इजहार कर दिया। एक ही दिन में दो कीमतें जो है मार्केट में फ्लोट करना शुरू हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट इस वक्त बड़ा शिद्दत के साथ कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको चीज़ें क्लियर नहीं है किस तरह से चीज़ें जाएंगी। मैं आपको एक वाज़े निशानी देता चलूँ, पेश करता चलूँ कि सोना इस वक्त, याद रखें कि इस वक्त भी क्या हमेशा जो है एक सीधी लाइन में कभी भी हरकत नहीं करता। ये सोने के उसूल नहीं है, सोने का उसकी जो मूवमेंट का उसूल नहीं है कि वो बिल्कुल सीधा जो है या तो लिफ्ट की तरह सीधा शू करके ऊपर चला जाए या सुंडी की तरह बिल्कुल सीधा चला जाए। सोने की ज़िंदगी का, उसकी मूवमेंट का उसूल आप समझ लें कि वो यही है कि वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप, कदमों के साथ, एक एक स्टेप के साथ, सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ता है। मगर ये भी नहीं है उसका उसूल के सिर्फ और सिर्फ एक कदम ऊपर चढ़ेगा तो फिर अब उससे ऊपर जाएगा, उससे नहीं। उसकी वोलेटिलिटी का, उसके लड़खड़ाने का अंदाज ही यही है कि वो जब भी ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आएगा। हो सकता है कि फिर नीचे चला जाए, मगर वो जाता अल्टीमेटली, उसका लॉन्ग टर्म जो आप ट्रेंड देखेंगे तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये तारीख बता रही है, ये डेटा बता रहा है। मैं डेटा 2003 से ऑनवर्ड का भी सामने खोल के बैठा हूँ और मैंने 1971 के डेटा के हवाले से भी आपको बताया था कि तब सोना सिर्फ और सिर्फ 185 रुपये था। तब से लेके अब तक आप देख लें 185 रुपये से कहाँ 4,70,000 के करीब पहुंच चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ, ये बिल्कुल सीधा ग्राफ नहीं है, ये मुतज़लज़ल जो है इस तरह से करता करता झुमके जैसे होता है ना, झूम के ये आगे जा रहा होता है, उसी तरह से ही जा रहा है। इसमें वोलेटिलिटी की हरकत जो है वो बरकरार रहती है। जैसा कि अक्सर याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ सोने में नहीं, जितनी भी दूसरी प्रीशियस मेटल्स हैं उनके अंदर भी यही ट्रेंड मौजूद रहा है और ये हमें तारीख बताती है, ये हमें डेटा बताता है। और इसके साथ साथ जब भी आलमी इक्तिसादी हालात जो हैं, मुआशी हालात जो हैं, उनमें गैर यकीनी की कंडीशन हो तो ये वाला ट्रेंड और फास्ट हो जाता है, वोलेटिलिटी उसमें ज़्यादा छन होना शुरू हो जाती है। ये आपने ज़रूर समझ लेना है। दोस्तों अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं आलमी अवामिल जो कि सोने को ऊपर लेके जा सकते हैं और हम बात करेंगे कि ये क्यों लेके जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की, आलमी तनाव की। दोस्तों जब सोना 185 रुपये था तब दुनिया में बड़ा हालात पीसफुल थे, तब दुनिया में जंगें नहीं थी, लोगों के खाने के लिए, लोगों के अपने पास खाने के सामान, चीज़ें अपनी होती थी, लोग खुद ग्रो करते थे, तब सोने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, सारे मुल्क इंडिपेंडेंट थे।
अब आज के दौर में हालात बड़े बदल चुके हैं। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, गुर्बत करोड़ों के हिसाब से लोग गुर्बत में डूबे हुए हैं। और ना सिर्फ लोग डूबे हैं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो भी अभी इस वक्त उनकी जो मईशतें भी सुस्त रवि का शिकार हैं। आप यूरोप में देख लें, आप यूएस में देख लें, उसके अलावा दूसरे ममालिक जो हैं ही डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पे देख लें, हर जगह पे भूख और शिद्दत का इस तरह से आलम बना हुआ है कि वहाँ पे लोग परेशान हैं। ना सिर्फ लोग परेशान बल्कि उनकी जो हुकूमतें हैं वो भी परेशान, जिसकी वजह से वो सोने को खींचने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी भी जितनी रैपिडली चेंज हो रही है, मैं आपको बताता चलूँ, उसका भी बहुत ही ज़्यादा रोल है अंदर। पहले लोगों के पास जब एआई नहीं आई थी, लोगों के पास जॉब्स थी, नौकरियां थी, लोगों के पास करने के लिए काम नहीं थे। मगर अब एआई ने भी हालात इतने सुअर किस्म से बदल दिए हैं, डेंजरस तरह से बदल दिए हैं कि लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वो दुनिया भर में जॉबलेस हो रहे हैं। बड़ी जॉब्स ऐसी हैं जो पहले लोग करते थे, मगर अब वहाँ पर एआई जो है वो अपना काम दिखा रही है, वहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बात शेयर करता चलूँ जापान की। मैं जब पिछले दिनों जापान में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने देखा जितने भी आप ऑटोमेटेड काम है, जो रिपीटेड होने वाले काम है, वो सारे के सारे काम अब एआई कर रहा है। वहाँ पे रोबोट्स कर रहे हैं, कंप्यूटर्स कर रहे हैं। आपको बंदे नजर ही नहीं आते। जितनी बड़ी मशीनरीज वाले या बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। हर चीज़ रोबोटिक तरीके से, मतलब एक एक रोबोट जो है 10-10 बंदों का काम कर रहा है। तो इस वजह से लोग दुनिया भर में जो है जॉबलेस हो रहे हैं। और ये वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके बाद मुआशी हालात के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और याद रखें कि जब भी ये वाला टेंशन बढ़ेगी, हालात बदलेंगे, मईशत बदलेगी, तो ऐसे में सरमायाकार हमेशा परेशान ही रहेगा, क्योंकि दुनिया में फिर आपस में जंगें चलेंगी, आपस में जो है ट्रेड वॉर चलेगी, ज़ुबान की जो लड़ाइयाँ वो चलेंगी। तो फिर ऐसे सूरत में जो सरमायाकार होता है वो चाहता है मेरे सरमाए को कोई छेड़े ना, ये महफूज भी रहे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ महफूज ना रखे, इसमें इजाफा भी होता रहे। तो वो चाहता है कि भाई जब आप दुनिया में लोग काम नहीं कर सकते तो मैं इसको अपने सिंपल सी बात है कि पैसा सोने में इन्वेस्ट कर देता हूं, ताकि इसमें डिवैल्यूएशन भी नहीं होगी और उसके साथ साथ ये हमेशा अपनी वैल्यू को सेफ भी रखेगा। यही वजह थी कि 2025 में, याद रखें, क्योंकि जंगें बड़ी ज़्यादा चली, गज़ा के हालात भी हुए, उसके बाद रसिया यूक्रेन की जंग भी चली, यूरोप के साथ मामलात ख़राब हुए। यही वजह से 2025 में सोने की तलब बड़ी शिद्दत के साथ इजाफा रहा। दूसरा मैं बात करते हैं फेड रेट कट्स की, उसके फैसलों की। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप समझ सकते हैं, पिछले दिनों 10 दिसंबर को फेड ने रेट कट किया, सोने की कीमत में कमी की। याद रखें कि जब भी सोने की कीमत में कमी होती है, फेड के रेट्स में, इंटरेस्ट रेट्स में कमी होती है, तो उसी वक्त याद रखें कि सोने को मजबूती मिलती है, लोग सोने को पकड़ लेते हैं। देखिए, बैंक में रखने का मकसद तो यही है ना कि हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिले, और जब वहाँ से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना, वहाँ से आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलना, वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं मिलना, तो लोगों ने वहाँ पर रख के क्या करना, डिवैल्यूएशन तो नहीं करना अपने पैसे को। इसलिए वो कहते हैं कि हम अपने इसी पैसे को डिवैल्यूएशन नहीं होने से बचाने के लिए हम इसको सोने में डाल लेते हैं, ताकि यहाँ पे ये हमें सस्ता मिलेगा, यहाँ पे एटलीस्ट हमारी वैल्यू तो सेव रहेगी। इसलिए लोग सोने में पैसा डालें। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अगर आपको आज बैंकों से प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए कंपैरिजन गोल्ड के, तो आप अपना पैसा गोल्ड से निकाल के सारा बैंकों में डाल देंगे कि आपको महीना या साल का पैसा तो उसका डबल हो जाएगा, आपका 3 गुना हो जाएगा। अब बैंकों की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ, 2025 में बैंकों ने तकरीबन आपको, अगर आपने फिक्स्ड पैसा रखा था, तकरीबन आपको वहाँ से 12 से 14% रिटर्न मिला। मगर वहाँ दूसरी साइड पे अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आपको 48% रिटर्न मिला। मतलब आपके ₹1 48 रुपये में बन गया। अगर आपने बैंक में रखा था तो आपका ₹1 14 रुपये बन गया, और अगर आपने गोल्ड में रखा था तो आपका ₹1 60 रुपये बन गया। तो अब आप एक खुद स्मार्ट इन्वेस्टर हैं माशाल्लाह, आप समझते हैं चीज़ों को। आप किस में पैसा डालेंगे? ऑब्वियसली आप पैसा उसी में डालेंगे जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे आपके पैसे की डिवैल्यूएशन नहीं होगी। तो इंटरनेशनली मार्केट में भी यही चलता है। जब उन्हें लगता है कि हमें फेड रेट कट करेगा, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेंगे बैंकों से, हमें इकोनॉमी से पैसा नहीं, हम सोने में डालेंगे ताकि हमें वहाँ पे वैल्यू तो स्टेबल रहे। यही चीज़ याद रखें कि इंटरनेशनल मार्केट में चलती है। तो इसलिए दूसरा सिग्नल जो मैं आपको बताता चलूँ वो यही है कि जब भी अमेरिका जो है ना, यूएस का फेड जो है वो शरह सूद को कम करेगा, याद रखें, या फिर ये सिर्फ ये बात नहीं है कि उस शरह सूद को कम कर रहे हैं,
शरह सूद को कम करने के साथ साथ अगर वो ये बयान भी दे देना, पता लग जाए ना कि इसके लहजे में नरमी है, ये ज़रूरी नहीं है आपको एक बंदा बात कर रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है वो कहे कि जी हम कम कर रहे हैं। अगर आपको उसके बॉडी लैंग्वेज से, आपको उसके बयानात से, आपको उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाए ये गिरने वाला है, तो लोग उसी वक्त उसका अंदाज़ा जो है उसको कैश करवाना शुरू कर देते हैं, प्रीमियम इन करना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मद्देनज़र आपको रखनी पड़ेंगी। इसलिए ये वो सारे मामलात हैं, सिर्फ प्राइस कम करना ही नहीं बल्कि अंदाज़ा दे देना, एक इस तरह से एक इशारा ही दे देना सोने की कीमत को सपोर्ट कर देता है और सोना जो है मजबूत हो जाए, उसमें हलाशेरी आ जाती है, वो मजबूत हो जाता है। याद रखिए क्योंकि कम सूद रखने का मौका जो है वो लागत जो है ना वो कम देता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक्स की। देखें मैं आपको डेटा से बता रहा हूँ, रिसर्च से बता रहा हूँ कि दुनिया के बड़े बैंक्स जो है ना इस वक्त सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। ये नहीं हुआ दुनिया में कि सोना उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया है, उन्होंने माइनिंग बंद कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चाहे चाइना में पिछले दिनों तकरीबन टनों के हिसाब से सोना दरियाफ्त हुआ है, चाइना के वो सूबे में जहाँ पे बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके साथ साथ सऊदी अरब में पिछले दिनों सोने की एक पूरी 500 किलोमीटर लंबी कान जो है वो दरियाफ्त हुई है कि यहाँ पे सोना मौजूद है। अब वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा, उसके ऊपर माइनिंग की कॉस्ट लगेगी, बाकी चीज़ें लगेंगी, टाइम लगेगा। मगर ये नहीं कि उन्होंने सोना खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने अपने घर में जो सोना मिल रहा है वो भी ठीक है, मगर दुनिया से भी सोना इकट्ठा करके अपने पास से ले आओ, ये वाला फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए दुनिया भर के जो जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो इस वक्त सोना खरीद रहे हैं, खासकर वो वाले कंट्रीज़ जो इमर्ज कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जिसे याद रखिए कि लॉन्ग टर्म डिमांड जो है वो सोने की वो तो बढ़ ही रही है, उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ ही रहा है, ऊपर ही जाएगा। ये आप नोट कर लें, लिख लें कहीं पे, किसी पत्थर पे आप लकीर लगा के रख लें कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने सोने में सरमायाकारी करनी है, आप 5 साल 10 साल का हराइजन के साथ करते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तारीख में यही हुआ है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे जो प्रेडिक्शंस की। तो दोस्तों देखें, सिर्फ और सिर्फ ये हमें डेटा नहीं बता रहा, हमें जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसके साथ साथ जो RBS है, जो बैंक्स हैं दुनिया के, जो स्विट्ज़रलैंड के टॉप बैंक्स हैं, जो गोल्ड के ऊपर गोल्ड ट्रेडर्स हैं, गोल्ड स्टॉकर्स हैं, वो भी हमें ये कह रहे हैं कि बड़े मालियाती तंजीमें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वो भी यही तवक्को कर रही हैं कि 2026 में सोना $5000 फी औंस तक या इसके करीब जा सकता है। देखिए जिस ट्रेंड से पिछले चंद दिनों में, खासकर दिसंबर की आप देख लें तो दिसंबर में तकरीबन ईयर एंड की क्लोजिंग के ऊपर सोना जो है तकरीबन $300 पर औंस सोना में जो है ना हाइप हुई है, इंक्रीज़ हुआ है उसकी वैल्यू में। तो इसलिए 4500 पे, $4500 $4550 से टच करके है, तो $500 उसमें इंक्रीज़ होना। अगर दिसंबर के एक महीने में $300 की इंक्रीज़ हो सकती है, याद रखें, तो 2026 के पूरे साल 12 महीनों में ये डेटा जो है ना ये बता रहा है हालात कोई स्टेबल नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा। ये 500 हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, ये आपने यहाँ तक हो गया, इसलिए ये हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और डेटा कह रहा है कि 500 के करीब जाना, उसको टच करना पर ऑन्स इंटरनेशनल मार्केट में कोई दूर नहीं है। याद रखें कि अगर इसके बाद हमने ये भी देखना है कि हालात इसी तरह से चलते रहे या उसमें वर्स कंडीशन हो गई, तो मैं आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि ये सब चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये पूरी तरह से ये यही क्लियर कर रही हैं कि सोना पूरी तरह से रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अरसा बरसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करते करते आगे की तरफ ही झूम झूम के जाएगा। दोस्तों अब बात कर रहे थे कि क्यों आज नीचे दिखाई देता है सोना, तो मैं आज के ऊपर आपको बड़ा वाज़ेह स्टांस देता चलूँ। याद रखें कि आज की गिरावट, याद रखें कि अगर 4700 रुपये गिरा है तो ये बड़ी गिरावट नहीं है, क्रैश नहीं है, ये शॉर्ट सी करेक्शन है। आप इसको ये सोना तो अभी एक महीने की जो प्राइस है उससे भी नीचे नहीं गया, ये तो अभी एक हफ्ते की प्राइस से भी नीचे नहीं गया। तो इसलिए ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की करेक्शन है, जिसकी वजह से आलमी तो आमतौर पर जिसकी वजह जो है ना आमतौर पर वो 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। खासकर इस हालात में, जनवरी के शुरू में, साल के शुरू में जब करेक्शन होती है तो उसमें 3 वजूहात शामिल होती हैं। पहली वजह है प्रॉफिट बुकिंग की, दूसरी वजह मार्केट के सेंटीमेंट से शिफ्ट होने की, और तीसरी वजह है डॉलर की मजबूती की। बात कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग की। देखें, बड़ा सरमायाकार जो है ना, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, साल के शुरू में पैसा लगाया था, जिन्होंने अपना पैसा मतलब पूरा साल उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, 6 महीने इन्वेस्ट करके रखा है, उन्होंने तो अपना पैसा निकालना है, या जिन्होंने 3 साल का पैसा लगा के रखा हुआ है उन्होंने तो पैसा निकालना है।
इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बड़ा ये ट्रेंड चलता है। देखिए, अगर हम जैसे पाकिस्तानी है, हमारा तो ये जहन होता है कि आज सोना सस्ता है, कल ऊपर गया तो हम एक ही दिन में प्रॉफिट निकाल लें। तो जो बड़े सरमायाकार होते हैं ना, जो बड़े सर, वो उनके लिए हम एक दिन का करते हैं, वो 6 महीने का, महीने का, 2 महीने का वो करके पैसा निकालते हैं। इसलिए जब साल का शुरू होता है तब भी उन्होंने पैसा निकालना है, जब साल की क्लोजिंग होती है कुछ ने तब पैसा निकालना होता है, क्योंकि उन्होंने बुक्स क्लोज करनी है, प्रॉफिट्स को अपना कैलकुलेट करना है, उसके बाद दोबारा से अपना जो है पैसा कमाने का जो सीज़न है वो शुरू कर देना। दूसरी बात है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स इस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं। वही बात कि प्रॉफिट्स को क्लोज करके नेक्स्ट अब जो है ना साल अगले फिजिकल ईयर के लिए, अगले 2026 के लिए अपनी प्लानिंग को पूरा तरतीब देना है। इसके साथ साथ इसमें तीसरी वजह ये भी होती है कि डॉलर मजबूत हो गया या मैक्रो डेटा का जो है ना वो उसका कोई पॉजिटिव असर आ गया। याद रख लें दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें नज़र आ रही हैं, जिनकी वजह से गोल्ड आजकल गिर रहा है। ये सब आम सी बातें। याद रखें कि खासतौर पर नए साल के आगाज़ में जब ज़्यादा जो है मार्केट में ट्रेडर्स मौजूद नहीं होते तब ये चीज़ें चलती हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही अहम सवाल के ऊपर कि सोना कब ऊपर जाएगा। दोस्तों, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है हमारे सवाल का असल जवाब कि सोना ऊपर कब जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमारे देखने के लिए जो है ना सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि चंद एक अवामिल नहीं, या थोड़ा सा वक्त नहीं चाहिए। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए एक टाइम चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए। एक दिन या एक हफ्ते में हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके अंदाजे के लिए बड़े 3 जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। पहली बात है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। देखें, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती है, बढ़ती है, इजाफा होता है, जंगी हालात बढ़ते हैं तो सोना मजबूत हो जाता है। दूसरी बात हम कर रहे हैं फेड के रेट कट्स की या पॉलिसी के सॉफ्ट होने की या नरम बयान आने की, तो ऐसे में भी सोना ऊपर जाता है। तीसरी बात है डॉलर जब भी कमज़ोर होगा, डॉलर जब भी सस्ता होगा तो सोना मज़ीद अप्रिशिएट करेगा, सोना मज़ीद महंगा होगा। ये तीनों चीज़ों के ऊपर, तीनों मामले के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी अगर आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि सोना कब ऊपर जाएगा। ये तीनों हालात अगर अंदर मौजूद हैं तो सोना ऊपर जाएगा। देखिए, 2026 के दौरान अगर ये अवामिल मैं आपको बताता चलूँ कि एक साथ मिलकर काम करें तो इसमें बहुत बड़ा जो स्टर्न अप ट्रेंड है ना वो भी आ सकता है, बड़ी फास्ट अपवर्ड जो ट्रैक है वो भी आ सकता है। लेकिन याद रखें कि ना सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पाइक्स बल्कि सस्टेन्ड रैली भी इसमें, शॉर्ट टर्म स्पाइक्स भी इसमें आएंगी, ये भी हमें डेटा बता रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के बहुत ही अहम हिस्से में कि सरमायाकारों के लिए मशवरे क्या हैं। मेरे अपने पर्सनल साथी मशवरे मैं आपको देता चलूँ। देखिए, मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने हर वक्त अपने ग्राफ्स को देखते नहीं रहना। आपने इन्वेस्ट हमेशा जब भी करना है आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। हर नीचे आने वाली गिरावट को आपने क्रैश नहीं समझ लेना, ये आप जहन में बिठा लें, समझ लें। दूसरी बात है स्टॉप लॉस की। दोस्तों, ये वाली आपने हमेशा, चाहे आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, चाहे आप कमोडिटीज़ में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने हमेशा स्टॉप लॉस के बगैर नहीं खेलना और ना ही उसमें री एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस की बात पक्की है और उसके साथ साथ आपने इसके बगैर कभी भी जो है मार्केट में नहीं खेलना। खास कर आपको मैं बता रहा हूँ जब आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे होंगे, शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि स्टेज एंट्रीज का इस्तेमाल हमेशा आपने, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी आपने ऑल इन नहीं जाना, आपने एक ही दफ़ा पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदारी करनी है। देखें, आज आपने 4 लाख पर कुछ ख़रीद लिया, कुछ 4.25 पे ख़रीद लिया, कुछ 3.95 पे ख़रीद लिया। जब आप एवरेज करेंगे तो एवरेज आपका तकरीबन 4, सवा 4, 4.10 के करीब आ जाएगा। एवरेजिंग आपने हमेशा रखनी है। अगर आप एक ही दफ़ा सारा पैसा सारा इन्वेस्ट कर देंगे, कल प्राइस नीचे चले तो आपको एक बड़ा नुकसान होने की जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करनी है। और अगर आप प्रॉफिट टेकिंग भी करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊं कि आपने सारा एक दफ़ा पैसा बेच के, एक दफ़ा सारा कमोडिटी, सोने को, चांदी को बेच के एक दफ़ा पैसा निकालने की नहीं कोशिश करनी। आपने थोड़ा सा बेचना है, प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा से अपनी जो क्वांटिटी है गोल्ड की या सिल्वर की उसको आपने मेंटेन कर लेना, होल्ड कर लेना। आपने कोशिश करनी है कि आपके जो कमोडिटी की क्वांटिटी है वो भी कम कभी ना हो। याद रखें कि लॉन्ग टर्म में आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है रादर के आप उसकी जो प्रॉफिट टेकिंग आपने कितनी की हो, इसलिए ये भी आपने ज़रूर रखना है।
तीसरी बात करते हैं ग्लोबल सिग्नल की। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि डॉलर की मूवमेंट, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल हालात और फेड के रेट कट्स, इनके ऊपर भी आपने बहुत ही ज़्यादा जो है नज़र ज़रूर रखनी है। ये आपने परेशान नहीं होना, मगर नज़र आपने ज़रूर रखनी है। चौथे नंबर मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि सोना जो है ये एक इन्फ्लेशन हेज है। ये आपके सरमाए को महफूज रखता है, एक शीशा पिलाई दीवार की तरह साबित होता है जो आपके इन्फ्लेशन को खाने नहीं देता, उसको पार नहीं करने देता, मतलब उसमें क्रॉस नहीं करता कि आप सोने आपकी दौलत को वो कम कर दे, बल्कि ये महफूज करके रखता है। ये एक इंश्योरेंस हेज है कि आपका सोना आपने जिस अमाउंट को रखा था, आपकी वो अमाउंट उस तरह से बरकरार है, दीमक नहीं खाएगी, इन्फ्लेशन नहीं खाएगा। दूसरी बात याद रखें कि आपने कभी भी पूरा पैसा एक ही कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि देखें दुनिया में हालात बड़े अनसर्टेन हैं, बड़े अनक्लियर हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं। एक लम्हे में आप समझ सकते हैं कि दोस्ती हो जाती है और एक लम्हे में जो है ना जंग शुरू हो जाती है। जब गज़ा के ऊपर, गज़ा ने जब इजराइल के ऊपर किया था उस तरह से शुरुआत की 8 अक्टूबर को, तो आप रात को सोए तो सुबह पता चला कि हालात बदल गए और उसी वक्त आपने देखा कि सोने की स्पाइक प्राइस इतनी ज़्यादा एकदम स्पाइक कर गई। इसी तरह से अगर कल रशिया और यूक्रेन की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एकदम सोने की कीमत में गिरावट आ जाएगी। इसलिए आपने एक ही चीज़ में कभी भी पैसा ऑल इन नहीं करना, आपने हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। आप स्टॉक्स में भी खेलें, आप गोल्ड में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट करें। सिल्वर भी आने वाले दौर में, ये डेटा बता रहा है जिस स्पीड के साथ 140% तकरीबन उसमें एक साल में ग्रोथ हुई है, जिस डेटा से बताया, सोने को भी उसने क्रॉस कर दिया है। तो इसलिए ये हमें बता रहा है कि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ही इंतहाई ज़्यादा है, जो कि पूरी ही नहीं हो रही, ना सिर्फ चाइना में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है। इसलिए वो अभी हमें जो डेटा ये बता रहे हैं, हमारे जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि सिल्वर जो है वो आने वाले वक्त में सोने को भी क्रॉस कर जाएगी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सोने ने तकरीबन 60 से 65% आपको रिटर्न दिया, चांदी ने 140% रिटर्न दिया। और चाइना में चांदी का तो इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा, वहाँ पर तो पिछले दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक खबरें आ रही हैं, डेटा आ रहा है वहां से अभी तक कि $90 पर ऑन्स जो है चांदी का रेट हो चुका है वहां पे ओपन मार्केट में। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि चाइना ने एक्सपोर्ट करना चांदी का, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया कि अमेरिका को आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि हमारी अपनी इंटरनल डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांदी का क्या होने वाला है। चांदी तो सोना बनने वाला है आगे वाले वक्त में। इसलिए याद रखें कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह हमेशा डाइवर्सिफाई रखना है, और खास तौर पर जब मंडी जो है ना, आपकी मार्केट जो है अनसर्टेन हो। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको बताता चलूं, देखो आज हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि सोना अभी मुकम्मल तौर पर रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये आप समझ लें, ये आप अपने लाशऊर में बिठा लें कि सोना रुकने वाला नहीं है, इसका ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। इसमें जब तक बड़े फैक्टर जैसे कि जियोपॉलिटिकल हालात, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स और उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी के जो सिग्नल्स हैं ये काम कर रहे हैं जब तक, तब तक ये सोने को रुकने नहीं देंगे, ये इसको पुश करते रहेंगे। अब बात करें कि कल कब ऊपर जाएगा, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूँ, ये गैस नहीं, मैं आपको सिर्फ आपके साथ कोई गैस या कोई आर्टिफिशियल बात नहीं करने चाह रहा। मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करूँगा, मार्केट के डेटा की बात करूँगा और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स उनकी बात करूँगा, क्योंकि ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं कि सोना कब ऊपर जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं यही आपको कहता हूं कि आपने इन्हीं को अपने पकड़ के रखना है। आपने अगर ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं तो आपने इन्हीं को पकड़ के रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो सोने की हरकत के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर इनमें चेंज आएगा तो सोना ऊपर जाएगा, अगर इनमें चेंज नहीं आएगा तो याद रखिए कि सोना ऊपर नहीं जाएगा। मैं पर्सनल आपको अपना तजिया पेश करता चलूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। कल इंडिया ने उसका अपने एक क्रूज मिसाइल का, उसका जो क्या नाम है उसको मुझे याद नहीं आ रहा, उसका टेस्ट कर दिया है। आज पाकिस्तान ने अपना टेस्ट कर दिया है। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि आप दुनिया में हालात दुनिया में कशीदगी कम हो रही है, इससे दुनिया में कशीदगी बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सोने की कीमत या दूसरी कमोडिटीज़ की कीमत में कमी होने के चांसेस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बड़े बड़े दुनिया के जो एनालिस्ट हैं, जो बैंक्स हैं, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, ETF होल्डर्स हैं, वो सारे यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 इज द ईयर ऑफ एक्टिव वोलेटिलिटी। वो साल है जिसमें एक्टिवली ऊपर नीचे प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, मगर इसका ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा।
दोस्तों मेरा मिशन ये है कि मैंने आपको राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन देनी है और बेस्ट तरह से गाइड करना है, आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर ना सिर्फ बनाना है बल्कि एक बेहतरीन गाइड भी बनाना है, ताकि आप एक बेहतरीन स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाए। आप उन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन फैक्टर्स को खुद समझ सकें जिनकी वजह से आपको देख के पता लग जाए कि आज सोना ऊपर जाएगा, कल सोना नीचे आएगा, सोना कब ऊपर जाएगा, सोना कब नीचे आएगा। मेरा मिशन ये है कि आप खुद उनको समझ लें। इसी मिशन के साथ कि आपको बेस्ट तरह से गाइड करते रहना है, वो सारा इल्म, वो सारा नॉलेज आपको ट्रांसफर कर देना है जो आपको एक स्मार्ट और बेस्ट इन्वेस्टर बना दे, समझदार सरमायाकार बना दे इंशाअल्लाह। वो सरमायाकार जो ना सिर्फ अपने सरमाए को महफूज रख सकते हैं बल्कि उसमें आसान तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमा सकते हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों इसी मिशन के साथ कि आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते रहना है इंशाअल्लाह। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मेरा मिशन है आपके लिए बेस्ट तरह से गाइडेंस लेके आना इंशाअल्लाह ताला, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के साथ इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों इजाजत चाहूंगा इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।